हाँ हाँ ठीक ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हाय धीरेन्द्र, हिमांशु, क्लास स्टार्ट हो रही है अभी। गुड इवनिंग तन्मय। हरिशंकर जी, फ्रेजनल डिस्टेंस तो बहुत आसान था यार। बस एक छोटा सा फॉर्मूला ही है उसमें। न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल जो छोटा सा फॉर्मूला बस वैल्यू पुट करनी होगी उसमें। कैसे हो सब लोग। हेलो आंचल, गुड इवनिंग। हेलो सृष्टि, हेलो दीपक। न्यूमेरिकल सबने ट्राई किए कल। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एनसीईआरटी के। स्टार्ट करें फिर न्यूमेरिकल्स। जल्दी से बताओ।
साहिल हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आप अच्छे से देख लेना। हेलो धीरेन्द्र, प्रणाम। प्रथम संभव, कल लेक्चर तो हमने बहुत स्लो किया था यार, फास्ट तो नहीं था शायद। दीपक, देखते हैं क्या होता है आगे। विशेष, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हिमांशु अभी कंफर्म नहीं है, बस अभी मेरे को वेव ऑप्टिक्स के लिए बोला गया था। संभव वो लेक्चर थोड़ा जो डिफ्रैक्शन पार्ट है एनसीईआरटी में भी कुछ मतलब आपको समझाने के लिए है, बस वो फॉर्मूला याद कराने के लिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है डिफ्रैक्शन के पीछे वो बहुत एडवांस लेवल का है, बस आप फॉर्मूला याद रखो उसमें कि कैसे करते हैं हम स्लिट बना के रेस दिखा के मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, वही आपको याद रखना है। धीरेन्द्र, हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम। तो साथ साथ नोटबुक पेन निकाल लो। पहला क्वेश्चन आएगा, जल्दी से ट्राई करना, तो मुझे आंसर भेजना, उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हेलो अंशुल, सब बढ़िया है? अमन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल आपके सामने एनसीईआरटी का, जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, लैम्डा हमारे पास है 589 नैनोमीटर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। एक वेवलेंथ की लाइट आ रही थी, वो एक वाटर सरफेस पे पड़ी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। तो हमें यहां पे पूछा है कि व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.33, हमारे पास म्यू दिया है 1.33। पहले हम निकालते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट का। रिफ्लेक्टेड लाइट में क्या होगा? धीरेन्द्र, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, वही करो। हरीश सर भी अब सही है, वो भी आएंगे बहुत जल्दी। रिमो रॉय, न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के, आप सिंपल एनसीईआरटी खोल सकते हो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वहीं से हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। हम वही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आप बस इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, आप एक्सरसाइज में चेक कर सकते हो। धीरेन्द्र, एनसीईआरटी ठीक है, और जो नोट्स हैं डेरिवेशंस है उसको अच्छे से याद रखना। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं वो आप कर लोगे तो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आते हैं जो, वो भी ट्राई करते रहना। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या होगा जल्दी से बताओ। हमें पूछा है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बतानी है यहां पे हमें। अब यहां पे देखो, ये वाटर सरफेस था, ये एयर है, हम अभी बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है कुछ। अब मीडियम तो सेम है, बिल्कुल हिमांशु आएंगे, वो भी आएंगे। एयर में ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जब मीडियम सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी। बिल्कुल सही विशेष, स्पीड हमारी जो एयर में होती है लाइट की वही रहेगी। तो स्पीड हो गई हमारी, जिसको हम c लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ भी सेम रहेगी हमारे पास 589 × 10⁻⁹ मीटर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस लाइट की? बिल्कुल सही मनस्वी,
जल्दी सॉल्व करो यार, आसान से क्वेश्चन है अभी तो। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही पूरा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अभी हम रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड में तो मीडियम ही सेम है, एयर में ही रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, तो यहाँ पे लैम्डा भी सेम रहेगा, स्पीड भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, वो होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। यहाँ पे स्पीड हमें दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय हमें वेवलेंथ पता है 589 × 10⁻⁹ मीटर। बिल्कुल सही संभव, बिल्कुल सही मनस्वी। आप सब लोग को फॉर्मूला तो पता है, लेकिन आंसर अभी तक नहीं भेजा किसी ने, कुछ ही लोगों ने भेजा। आंसर निकाल के दिखाओ यार, कितना आएगा आंसर? ये चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा पार्ट है, इसलिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें। फाइव 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आंसर आएगा आपका। बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, छोटी सी, c/λ। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होगा। जब लाइट इस वाटर सरफेस के अंदर आ रही है तो यहां पे कुछ मीडियम चेंज हो रहा है। अब एक बात होती है लाइट की प्रॉपर्टी में, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड मटेरियल में भी हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। बिल्कुल सही तन्मय। आएंगे शुभम सर भी आएंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज आपके। वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सब खत्म हो जाएंगे आज। हम चलते हैं अब रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी यहां पे थी लाइट की, जो एयर में थी, वही वाटर में भी रहेगी। तो यहां पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा लाइट की, वो तो सेम रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। बिल्कुल सही मनस्वी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब स्पीड वाटर के अंदर लाइट की कितनी होगी, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो स्पीड जब हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होगी 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33। रिफ्लेक्टेड पार्ट का हमने लिखा कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, हमें स्पीड पता चल गई। यहां से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना आ रहा है? बिल्कुल सही सृष्टि। यहां पे हमारी स्पीड जो आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली होगी
2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ कितनी आएगी? वेवलेंथ होगी हमारी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये होगी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितनी आएगी? सचिन सी तो हमें पता है कि 3 इंटू 10⁸ होगा। यहां पे मीडियम चेंज हो गया ना, तो स्पीड की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ मुझे निकाल के बताओ जल्दी से कितना आएगा। यहां पे हमने निकाला वेवलेंथ कितनी आनी चाहिए, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड हमने निकाल ली, वेवलेंथ कितनी आएगी? बिल्कुल सही मनस्वी, देखो आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 444.01 नैनोमीटर। एग्जैक्ट आंसर 444.007 आएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 444.01 नैनोमीटर। नोट कर लिया सबने? ये है हमारा पहला एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने ये सब? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तन्मय जी बस 10 की गलती हो गई आपके आंसर में। सृष्टि पूरा आंसर निकालोगे? 0.44 लिखने से काम थोड़ी चलेगा। हम लैम्डा, जो लैम्डा होता है वेवलेंथ, हम वो नैनोमीटर में लिखते हैं। ऑब्वियसली उस टर्म में लिखेंगे। और 44 हमारा डिजिट्स है, यहाँ पे 444 आ रहा है, तो आपने एक डिजिट मिस कर दी उसमें। नोट कर लिया सबने? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What is the shape of wavefront in each of the following cases? हमने देखा था हाइगन्स प्रिंसिपल में वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट हम कैसे निकालते हैं। यहां पे वेवफ्रंट लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, इसमें वेवफ्रंट कैसा होगा? एक पॉइंट सोर्स है हमारे पास, यहां से लाइट निकल रही है, तो वेवफ्रंट कैसा होगा जल्दी से बताओ। गौतम, बिकॉज वाटर मीडियम में स्पीड जो है लाइट की रिड्यूस हो जाएगी। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे जो हमारा वेवफ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब पूरा स्फेरिकल बनेगा। तो यहां हम कहते हैं स्फेरिकल। अब बी पार्ट में क्या होगा? लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। बिल्कुल सही साहिल, बिल्कुल सही हिमांशु। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है हमें एक, हमने एक सोर्स ले लिया और जो सोर्स है हमारा वो फोकस पे प्लेस्ड है, तो लाइट यहां से जाएगी और पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा वेव फ्रंट है वो कुछ प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसी तरह से हम सी पार्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार। कहीं दूर एक तारे से लाइट आ रही है,
और हमारे अर्थ पे हमें उसका वेव फ्रंट कैसा दिखेगा। कहीं दूर एक तारा था, स्टार बना हुआ था, यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट चलता है। बहुत दूर कहीं अर्थ था हमारे पास। यहां पे सोचो जब वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। अर्थ पे आके कुछ प्लेन जैसा दिखेगा। यहां से स्फेरिकल स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत दूर जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें वो प्लेन सरफेस जैसा दिखेगा। यहां पे हम लिखते हैं प्लेन वेव फ्रंट जैसा दिखेगा हमें। मनस्वी, ऋषभ, एक बार सी पार्ट ध्यान से पढ़ो। यहां पूछा द पोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बहुत दूर कहीं स्टार था, वहां से स्फेरिकल स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें अर्थ के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट जैसा कुछ नजर आएगा। नोट कर लिया सबने? बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नोट कर लिया सबने? पहले में स्फेरिकल, दूसरे में भी प्लेन हो जाएगा, या उसको हम ग्रिड वाला बोलते हैं, एग्जैक्ट। तीसरे में भी प्लेन हो जाएगा। धीरेन्द्र, स्ट्रेट लाइन तो 2D है ना, हम 3D की बात कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ये तो बहुत सिंपल सा है, हमने अभी देखा। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो जो नई स्पीड होगी हमारी वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कितनी होगी? हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखा आपने? बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल सही प्रथम। अब बी पार्ट पे चलते हैं हम। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? बिल्कुल सही प्रणव, बिल्कुल सही प्रकाश। बी पार्ट जल्दी से बताओ मुझे कि इज द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट और नॉट? बिल्कुल सही मनस्वी, बिल्कुल सही साहिल। आंसर हमारा ए पार्ट का तो आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट में क्या होगा अगर ग्लास में लाइट जा रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? डिपेंड तो करती है, हिस्ट्री है ना, विशेष, ऋषभ, प्रकाश। डिपेंड तो करती है क्योंकि हमने देखा है कि प्रिज्म में से जब लाइट जाती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, एक बैंड बनता है। तो नॉट इंडिपेंडेंट हुआ। दोनों कलर्स में से स्पीड स्लो किसकी होगी? तो हम बी का आंसर लिखते हैं। लिखा हुआ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। हम लिखेंगे
speed of light in glass is not independent of the color of light. रेड, रेड, वॉयलेट, आप कलर्स के नाम लिख रहे हो लेकिन ये नहीं बता रहे कि फास्ट कौन सा होगा या स्लो कौन सा होगा। बिल्कुल सही प्रणव, बिल्कुल सही अतीन्द्र। तो यहां पे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of violet component of light in glass is greater than the refractive index of red component of light in glass. Therefore, we can say violet component will have lesser speed than the red component. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा होता है प्रिज्म के अंदर, इसीलिए जब भी हम प्रिज्म में देखते हैं लाइट आती है तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड होती है और रेड जो है वो लीस्ट बेंड होती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तभी ज़्यादा बेंड कर रही है और स्पीड जो है वो स्लो होती है इसकी। ये लिखा आपने, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया सबने? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जल्दी से आज सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का हमने एग्जाम्पल भी किया था क्लास में। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। इसका मतलब स्लिट की जो विड्थ है वो हमारे पास है 0.28 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से वो है 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो भी हमारी फोर्थ फ्रिंज बन रही है सेंटर से, इसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। क्या हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालते हैं हम? क्या मुझे कोई बताएगा कि YDSC में
ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हम कैसे निकालते थे? जल्दी से बताओ। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हम कैसे निकालते थे वाईडीएससी में? कुछ इस तरह से होती थी। बिल्कुल सही दीपक, बिल्कुल सही सौरभ। आपको फॉर्मूला तो पता चल गया कि कैसे हम निकालते थे। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है कि हमें वाई ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का हमें दिया हुआ है। तो यहां पे हम सेंटर से निकाल रहे हैं। तो ये हुआ, जो पोजीशन है हमारी वो कितनी दी हुई है? 1.2 सेंटीमीटर। जल्दी से निकाल के बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। पोजीशन हमें दी हुई है, फोर्थ है, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 4। हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू लैम्डा हमें निकालना है। डी हमें दिया हुआ है 1.4 मीटर। हमें स्लिट की विड्थ दी हुई है 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। बिल्कुल सही भाविक, सही है ऋषभ। आंसर निकालो यार जल्दी से। कितना आया आंसर? बिल्कुल सही मनस्वी, जल्दी निकालो यार, कितना आंसर आया? क्या ये आंसर आपका आ रहा है? हिमांशु, ये कैसे आएगा? बिल्कुल सही सृष्टि, आंसर आएगा हमारा 600 नैनोमीटर। भाई ये सिंपल सी हमारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है हमें। सही है आंचल, बिल्कुल सही प्रणव, 600 नैनोमीटर हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, चले? सिंपल, हमारा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हमें निकालनी थी। सेंटर से जो पोजीशन हमें दी हुई थी 1.2 सेंटीमीटर दी हुई थी। हमने सिंपली वैल्यू पुट की ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में, हमारे पास वेवलेंथ आ गई। हरिशंकर एक बार फिर से देखो, फोर्थ इसलिए बिकॉज यहां पे हमें दिया है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कहां बोला है? लिखा हुआ बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहां पे होगी ना, सेंटर पे, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर पे। यहां से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की हमें पोजीशन दी गई है। इसके बीच का डिफरेंस बोला 1.2। सेंटर से फोर्थ की फ्रिंज की ब्राइट की पोजीशन है वो 1.2 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। हिमांशु, ये तो सेंटर पे है तो जीरो पे ही रहेगा ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो जीरो पे है। अगर आप यहां पे y4 माइनस y0 लिखोगे
ये डिफरेंस है ना, इसकी विथ वैल्यू 0 ही है क्योंकि ये सेंटर पे है। बिल्कुल सही, 1.2 को हम मीटर में चेंज करेंगे। वन पॉइंट टू सेंटीमीटर है यहाँ पे, 1.2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम ये क्वेश्चन तुमने क्लास में किया हुआ है, तो क्या दोबारा करने की नीड है इसको? ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, आपको याद ही होगा, 2 क्लास पहले शायद हमने किया था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। क्या आपको याद है हमने ये क्वेश्चन किया था कुछ क्लासेस पहले, जिसमें हमारा आंसर k/4 आया था? कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। बिल्कुल सही, k/4 इसका आंसर आया था, हमने क्लास में किया था ये क्वेश्चन। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। इंटेंसिटी हम निकालते हैं, ये हम क्लास में कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूं इससे। IR YDSC में इंटेंसिटी सेम रहती है, I1 + 2 I1 cos phi। फेज डिफरेंस हमें दिया है लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस है हमारा। फेज डिफरेंस हम निकालते हैं 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पहले पार्ट डिफरेंस हमारे पास लैम्डा दिया है, तो ये हो गया 2π/λ इंटू लैम्डा। हमारा फेज डिफरेंस आ गया 2π। यहां से हमारी इंटेंसिटी निकल आई 2I1 cos 2π कितना होता है 1, 2I1 = 4I1। ये हमें दिया हुआ है k। अब हमें पूछा है कि अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 होगा तो क्या होगा। यहां से हमारा फेज डिफरेंस आ जाता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस हमने दिया है λ/3। लैम्डा से लैम्डा कट गया, हमारा आ गया 2π/3। cos 2π/3 क्या होता है IR 2I1 + 2I1 cos 2π/3 होता है -1/2। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई I1। इस I1 की हमें इंटेंसिटी पूछी थी 4I1 = k, तो I1 कितना हुआ k/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये हम क्लास में कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम क्लास में कर चुके हैं। क्या कुछ याद आ रहा है कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट मतलब 2 क्लास पहले किया था, और ये दोनों क्वेश्चन हमने साथ में ही किए थे? ये वाला क्वेश्चन याद है ना सबको, हमने किया था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपको याद ही होगा, हमने किया था। ये वाला क्वेश्चन बताओ, यहां पे जो एंगुलर विड्थ दी हुई है, इसको हम जो एंगल होता है थीटा, इस थीटा की वैल्यू होती है। क्या ये सॉल्व कर पा रहे हो आप? हाँ बिल्कुल विशेष, यही क्वेश्चन था, हमने किया था क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, हम जल्दी से ट्राई करो इसको।
ये लगता मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान सा क्वेश्चन। हमें म्यू दिया हुआ है, एंगुलर विड्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बिल्कुल सही प्रकाश। एंगुलर वेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है जैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन होता है। तो यहां पे हमें थीटा दिया हुआ है 0.2 डिग्री, हमें म्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है थीटा 2। कितना होगा? आर्यन डॉपलर इफेक्ट तो सिलेबस में ही नहीं है। जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सृष्टि एक बार देखो, दोबारा देखो हमारा। बिल्कुल सही भावेक, बिल्कुल सही सौरभ, सही है ऋषभ, सही है हिमांशु। 8th क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आया आपका। लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस था हमारा, लाइट आती है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कैसे निकालोगे ये? रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछिए हमें। बिल्कुल सही प्रथम। भाई मीडियम तो सेम ही है, एयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वेवलेंथ, स्पीड, लाइट, फ्रीक्वेंसी जो है सब सेम रहेगी। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारे पास। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है लैम्डा हमारा सेम रहेगा, बिकॉज
मीडियम इज सेम, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी मुझे निकाल के बताओ, कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी? अभी हमने सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन में, कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगा के? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही ऋषभ, सौरभ, सृष्टि, प्रथम, सृष्टि, सबका आंसर सही आ गया है। हमारी होती है ये स्पीड अपॉन वेवलेंथ। बिल्कुल सही प्रथम। हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। आसान से क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं हमारे एनसीईआरटी के। हो गया सबका ये वाला। सेकंड पूछा हमने, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे? बिल्कुल सही सृष्टि, ये तो बिल्कुल आसान सा है। हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि अगर कोई लाइट आ रही है तो नॉर्मल से जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और हमें यहां पे दिया है कि और व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। इसका मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90। एंगल आई और एंगल आर इक्वल है तो 2 ऑफ एंगल आई इक्वल टू 90। एंगल आई हमारे पास आ गया 45 डिग्री। सबका आंसर सही है ना? आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। सबने नोट कर लिया ये? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ। अमन, हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किए हैं और अभी कुछ आपको पेपर्स भी दिए जाएंगे बोर्ड के लिए, उनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। जो आपको पढ़ाया है ये तो सफिशिएंट है, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई डेरिवेशन आती है, कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपने कर लिए, क्लास नोट्स आपने रिवाइज कर लिए। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पेपर्स दिए जाएंगे, सैम्पल पेपर दिए जाएंगे, उसको आप ट्राई करना, उसके सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे। खुद से प्रैक्टिस करना। अगर कोई नहीं हो तो उसके बाद हम जो सॉल्यूशंस देंगे उस सॉल्यूशन से हेल्प किए आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? बिल्कुल आसान सा फ्रेसनल डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में। फ्रेसनल डिस्टेंस क्या होता है मुझे कोई बताएगा? विकास, हमें क्वेश्चन में दिया है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। नॉर्मल मतलब एंगल 90 डिग्री होगा दोनों में, है ना? तो ये तो मैं क्वेश्चन में गिवन था। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे? जिन्होंने भी आंसर किया है 40 मीटर, एक बार दोबारा देखो, कहीं पे मिस्टेक हुई है आपकी। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक की है आपने।
विकास 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नॉर्मल थी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेस्नेल डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल हमें वैल्यू पुट करनी है। डी जो है वो स्लिट वेट था, पूरब सोनी वो तो हमारी कंडीशन थी, लेकिन फ्रेस्नेल डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन में दिया एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। जहां पे हमें लगता है कि रे ऑप्टिक्स फॉलो हो रहा है, उसके लिए स्क्रीन का डिस्टेंस हमारा होता है डी स्क्वायर बाय लैम्डा। फिर से कुछ लोगों ने बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक की है, कन्वर्जन मिस्टेक। बिल्कुल धीरेन्द्र, यही पेपर में होता है बहुत बार, लोगों से कन्वर्ट करने में गलती कर देते हैं। अभी भी किसी ने मुझे सही आंसर नहीं दिया। बिल्कुल अरमान, वो भी बताएंगे आपको। जल्दी से बताओ यार, अभी तक सही आंसर नहीं आया मेरे पास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास डी दिया हुआ है 4 mm, लैम्डा दी हुई हमारे पास 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फोर्टी तो है, 40 के बाद आपने सही डिजिट नहीं लगाई, सही जो न्यूमेरिकल हमारा कन्वर्जन है। डी एफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस ये कितना हुआ? 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन इसको अगर मैं खोलूं, ये हुआ 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, 400 10⁻⁹। 6 से कट के यहाँ पे 3 बचेगा, 4 से 4 कट गया, कितना आया? फोर इंटू 10⁵ कैसे आएगा? यहां तो 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर कैसे ले आए आप? देखो जरा, $40 मीटर आंसर है। कौन सा धीरेन्द्र क्वेश्चन पूछा था आपने? न्यूमेरिकल कैसे लगे आपको एनसीईआरटी के? आपने आज सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के देख लिए हैं, ट्राई भी किए हैं खुद से, हमने सॉल्व भी किए हैं। आपको कैसा लगा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स? बिल्कुल सही, 40 मीटर आंसर है। बिल्कुल सही मनस्वी, 40 मीटर ही है। आसान से क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के। अगर आपको कंसेप्ट पता है, मतलब क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएंगे आपसे। आपको हमने देखा जो ब्राइट फ्रिंज होती हैं उनकी पोजीशन के बारे में था, सिंपल सी वेवलेंथ हमें निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि सेम रहती है। सिंपल सा हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। इंटेंसिटी भी थी, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान लग रहे हैं इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। आसान थे ना न्यूमेरिकल? क्वेश्चन 6 कौन सा?
नहीं मनस्मी, एनसीईआरटी बहुत है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो कर लिए तो सफिशिएंट है। मेन चीज क्या होती है कि डेरिवेशंस आती हैं, उसके ऊपर हल्के से आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। विकास रिवीजन करो, न्यूमेरिकल्स फिर ट्राई करना, अच्छे से होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट समझना है किसी को। इसमें क्या पूछ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। कोई हमारे पास स्लिट थी, ये स्क्रीन थी हमारी, एक वेवलेंथ लाइट थी मान लो, जिसका इंटरफेरेंस यहां पे हो रहा था, एक कोई दूसरी लाइट थी हमारी जिसका इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से हो रहा था। हमें पूछा है कि कहां पे इन दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए। सारी एडिशनल एक्सरसाइज की अभी जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए। अरे मेरे स्कूल का क्या करोगे अतीन्द्र। ठीक है, वेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम भी मैं आपको बता दूंगा फिर से। हमें पूछा है कि कहां पे इन दोनों वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर जाए, लीस्ट डिस्टेंस पूछा हमने। हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज हम निकालते हैं पोजीशन, वो इससे निकालते हैं कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से कहां पे है। हम मानते हैं कि दो वेवलेंथ दी हुई है तो दोनों की ब्राइट फ्रिंज, लेट्स सपोज n1 ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincide with n2 bright fringe of lambda 2। लैम्डा 1 दिया हुआ हमें 650 नैनोमीटर, लैम्डा 2 हमें दिया है 520 नैनोमीटर। हम कह रहे हैं कि n1 कोई n1 जो हमारी फ्रिंज थी ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 की, वो कोइंसाइड करिए कोई n2 ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 की, उसकी पोजीशन तो सेम होगी तभी तो कोइंसाइड कर रही है। तो मैंने क्या किया, n1 की ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकाली, n1 लैम्डा 1 d अपॉन डी इक्वल टू कोइंसाइड कर रही है n2 से, n2 लैम्डा 2 d अपॉन डी। डी से डी गया हमारा, मेरे पास आ गया n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, n1 अपॉन n2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ये कितना हुआ 520 नैनोमीटर अपॉन 650 नैनोमीटर। इसको हम रेशो निकालेंगे तो ये आगे हमारी 4/5। ये रेशो हमारी मिनिमम है, इसका मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस होगा। बिल्कुल सही विकास, है ना। तो अगर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज 650 की कोइंसाइड कर रही है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज 520 से, इसकी पोजीशन क्या होगी फिर। बिल्कुल सिंपल है, y1 इक्वल टू 4 इंटू 650। ये पोजीशन निकाल रहा हूं ना मैं, n हमारा 4 है, लैम्डा 650 नैनोमीटर है, d हमें नहीं दिया, स्मॉल d नहीं दिया, तो ये हमारा हो गया 2600 d अपॉन डी नैनोमीटर। सिंपल सा था बिल्कुल।
क्लियर होंगे ना? बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल है, बिल्कुल छोटे छोटे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है बस हमें। क्लियर है सबको? हमने कैसे बी पार्ट निकाला? ए पार्ट तो आसान सा है, ये हमने 2 बार किया क्लास में। बी पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए मैंने आज फिर से कर दिया। तो न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं एनसीईआरटी के। सबको सब कुछ क्लियर हो गया? नोट कर लिया सबने? थैंक यू सचिन। प्रथम पहले वेव ऑप्टिक्स देख लो एक बार अच्छे से, रे के भी डाउट्स बता देंगे आपको। इसमें वेव ऑप्टिक्स में आपको कुछ डाउट बचा है अभी? 10.2 का ए और सी ये कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर अभी मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे अभी वेव ऑप्टिक्स का ही लेना था आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो लेक्चर है कहाँ से स्टार्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर से स्टार्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक। इंटेक्स क्वेश्चन 10.2 का ए और सी। धीरेन्द्र एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी स्लाइड में है, और एक और न्यूमेरिकल जो है वो सिलेबस में नहीं है, ब्रूस्टर एंगल। अरमान मैं बताता हूँ अभी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, एक विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बोल रहे हैं ये। डिफ्रैक्शन में हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालते थे, वो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ये हमारी स्लिट थी, ये कहीं दूर हमारी स्क्रीन रखी थी, यहां से लाइट आ रही थी। हमारा जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से बन रहा था, एक सेंट्रल मैक्सिमम था, उसके बाद सेकेंडरी हमारा मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम की पूरी विड्थ हमें निकालनी थी। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालने के लिए अगर मैं पहली डार्क निकाल दूंगा, यहां पे पहली डार्क है, ये सेंटर है हमारा। पहली डार्क की अगर मुझे पोजीशन पता चल जाएगी तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो मेरे पास पूरे की विड्थ आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ। धीरेन्द्र हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एग्जाम्पल के, और जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो हमने नहीं किया, जैसे पोलराइजेशन था, वो टॉपिक हमने नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आपको पता चला हम क्या मतलब क्या होता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का? तो पहला डार्क जो हम निकालते हैं वो आता है हमारा लैम्डा डी बाई डी पे। तो टोटल विड्थ कितनी हो गई? 2 लैम्डा डी बाई डी। यही हमारा सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां पार्ट डिफरेंस 0 हो जाए या लैम्डा की टर्म्स में हो, वो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव जहां पे 3 लैम्डा बाई 2 हो या ऑड नंबर में हो। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कैसे निकालते हैं डिफ्रैक्शन में, ये भी क्लियर हो गया। विकास वो सिलेबस में नहीं है। ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो यार, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आपको वेबसाइट में मिलेंगे जो कि सिलेबस में है ही नहीं। अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ने लगोगे तो सिलेबस का रिवाइज कम कर पाओगे। सीबीएसई का सिलेबस में बाई प्रिज्म नहीं है। हिस्ट्री देखते हैं कौन स्टार्ट करवाता है। जो टॉपिक्स क्लास में कराए हैं वही सिलेबस में है, अच्छे से रिवाइज करो, डेरिवेशन प्रैक्टिस करो।
फ्रेजनल डिस्टेंस भी यहां से समझ आ जाएगा आपको। जो हमारा पहला डार्क है वो यहां पे है, इसकी कुछ विड्थ होती है। इसी तरह से पहला डार्क की विड्थ भी कुछ होगी हमारी। जो बीच में हमारा ब्राइट बन रहा है उसकी विड्थ कुछ इतनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी बाई डी। इसकी ब्राइट की जो विड्थ को अगर मैं स्लिट विड्थ के बराबर कर दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि रेज आई वो सीधी डायरेक्शन में गई और यहां पे आके स्क्रीन पे आ गई। मुझे लगेगा कि रे ऑप्टिक्स ही है यहां पे। तो यहां पे मैं लैम्डा डी बाई डी को इक्वल टू डी पुट कर दूंगा। ये हमारा फ्रेजनल डिस्टेंस है, ये स्क्रीन से लेके स्लिट तक का। तो कौन सी वैल्यू की डी पे या स्लिट की विड्थ इस ब्राइट की विड्थ के बराबर हो जाएगी? तो लैम्डा डी एफ अपॉन डी इक्वल टू स्मॉल डी। तो फ्रेजनल डिस्टेंस हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाय लैम्डा। नया चैप्टर हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल ही स्टार्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हमारा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। हम न्यूमेरिकल्स जो हमारी एक्सरसाइज थी वो भी हम कर चुके हैं। नोट आप सबने कर लिया होगा। प्रथम वो भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, फिर धीरेन्द्र आप क्वेश्चन ही लिख के भेज सकते हो मुझे। क्लास एंड हो गई है, न्यूमेरिकल्स हमारे हो चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। अब बस आपसे बातें करने के लिए रुके हैं हम। रिवीजन कैसे करना है? क्लास जहां से स्टार्ट हुई थी वेव ऑप्टिक्स की वहां से स्टार्ट करो। पहली क्लास रिवाइज करो, फिर दूसरी रिवाइज करो, और जब भी हमारे लेक्चर कंटिन्यू हो रहे हैं तो स्टार्टिंग से रिवाइज किया करो। बिल्कुल अरमान, बस न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, जैसे हमने क्लास में किया था कि सेंट्रल विड्थ को स्लिट विड्थ से हमने इक्वेट कर दिया, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ आ गई। अभी जैसे नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा हमारा, पहला लेक्चर होगा उसको रिवाइज करना, दूसरा लेक्चर होगा फिर पहला फिर से रिवाइज करना, तीसरा होगा फिर पहला दूसरा और तीसरे पे आना। तो कंटिन्यूशन में रखा करो रिवीजन को, क्योंकि अगर आप एक एक लेक्चर को एक ही बार पढ़ोगे तो बाद में भूल जाओगे। IITN टिप टिप वगैरह यार कुछ नहीं होती, अच्छे से कंसेप्ट सीखो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, यही टिप होती है बस। विकास देखते हैं नेक्स्ट कौन लेगा। थैंक यू दीपक, थैंक यू रिमो रॉय। डाउनलोड करनी पड़ेगी धीरेन्द्र भी, आप मुझे बाद में पूछना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो। ठीक है, फिर वे ऑप्टिक्स खत्म हो गया है, छोटे मोटे कंसेप्ट थे वो भी आपने देख लिए हैं। और कुछ कहना चाहते हो आप लोग, बता सकते हो अभी। हेलो विवेक, थैंक यू रिमो रॉय। लिया था प्रथम, सैनी मैंने भी लिया था। फोन अभी है नहीं मेरे पास धीरेन्द्र। थैंक यू अरमान, थैंक यू सृष्टि। गुड इवनिंग है विकास, गुड नाइट कहां से हो गया अभी?
नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं आपके कौन से टीचर्स लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवाइज करो अच्छे से। न्यूमेरिकल्स जो आज हमने किया वो फिर से एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना। आपको हम सैम्पल पेपर भी बना के देंगे कि बोर्ड में कैसे पेपर आता है एक टेस्ट बनाने के लिए, उसको ट्राई करना, उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना।